मल्टी स्टेज एम्पलीफायर अपन पढ़ रहे थे। मल्टी स्टेज एम्पलीफायर में मैंने क्या बताया था, जब एक सिंगल स्टेज एम्पलीफायर सर्किट एडिक्वेट वोल्टेज गेन प्रोवाइड नहीं कर पाता तो उस पर्टिकुलर केस में वो जो सर्किट जो है वो किसी वीक सिग्नल के स्ट्रेंथ को डिजायर्ड लेवल तक इंक्रीज करने में एबल नहीं होता। मतलब एक सिंगल एम्पलीफायर सर्किट का गेन है जब बहुत कम रहता है तो वेरी लो गेन है, उसकी गेन कम, तो गेन की वैल्यू कम होने से वो सर्किट है किसी वीक सिग्नल के स्ट्रेंथ को डिजायर्ड लेवल तक इंक्रीज करने में वो एबल नहीं हो पाता। तो उस पर्टिकुलर केस में क्या करते हैं, मल्टीपल नंबर ऑफ स्टेजेस एम्पलीफायर स्टेजेस को हम क्या करते हैं, कैस्केडिंग सीरीज ऑर्डर में कनेक्ट करते हैं। तो वो जो वीक इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है उस वीक इलेक्ट्रिकल सिग्नल का मल्टीपल टाइम्स एम्पलीफिकेशन होता है और मल्टीपल टाइम्स एम्पलीफिकेशन होने से उस सिग्नल का स्ट्रेंथ है वो डिजायर्ड एम्पलीट्यूड लेवल तक इंक्रीज हो जाता है। क्लियर हुआ? तो किसी वीक सिग्नल की स्ट्रेंथ को डिजायर्ड एम्पलीट्यूड लेवल तक इंक्रीज करने के लिए ही हम मल्टीपल नंबर ऑफ एम्पलीफायर स्टेजेस को हम कैस्केडिंग ऑर्डर में सीरीज ऑर्डर में क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, जिससे हर इंडिविजुअल स्टेज पर उस वीक सिग्नल का मल्टीपल टाइम्स एम्पलीफिकेशन हो और मल्टीपल टाइम्स फर्दर एम्पलीफिकेशन होने से क्या होता है, वो वीक इलेक्ट्रिकल सिग्नल की स्ट्रेंथ है वो डिजायर्ड एम्पलीट्यूड लेवल तक बढ़ जाती है। क्लियर हुआ? तो प्रैक्टिकली अगर हम बोले तो एक सिंगल स्टेज एम्पलीफायर किसी वीक सिग्नल की स्ट्रेंथ को डिजायर्ड लेवल तक बूस्ट करने में, इंक्रीज करने में एबल नहीं होता। प्रैक्टिकली अगर एम्पलीफायर को हम देखें तो प्रैक्टिकल जो एम्पलीफायर जनरली मल्टी स्टेज एम्पलीफायर होता है जिसमें 6 और मोर देन 6 स्टेजेस है वो क्या होता है, यूज होता है। एम्पलीफायर स्टेजेस हैं उसको आपस में कनेक्ट करने के लिए, कपल करने के लिए, जोड़ने के लिए सूटेबल कपलिंग डिवाइस का यूज़ करते हैं और यूज्ड कपलिंग डिवाइस के ही बेसिस पर एम्पलीफायर मल्टी स्टेज है वो 3 टाइप का। मैंने एक को डायरेक्ट कपल बताया, दूसरे को क्या बताया मैं, डायरेक्ट कपल्ड, फिर तीसरे को क्या बताया मैं, आरसी कपल्ड, फिर एक क्या बताया मैं, ट्रांसफार्मर कपल्ड। क्लियर हुआ? सपोज ये एम्पलीफायर 1 है, सपोज ये एम्पलीफायर 2 है, सपोज एम्पलीफायर 3 है। क्लियर हुआ? यहाँ पर वीक इनपुट इलेक्ट्रिकल सिग्नल हम अप्लाई कर रहे हैं। इस एम्पलीफायर का एम्पलीफाइड आउटपुट जो सिग्नल मिलेगा, इस एम्पलीफाइड आउटपुट सिग्नल को हम नेक्स्ट एम्पलीफायर स्टेज में इनपुट की तरह अप्लाई करेंगे। अगेन ये एम्पलीफायर जो स्टेज है वो क्या करेगा, इस इनपुट सिग्नल का अगेन एम्पलीफाई करेंगे और एम्पलीफाइड आउटपुट सिग्नल प्रोवाइड करेगा। एम्पलीफायर 2 से जो एम्पलीफाइड आउटपुट सिग्नल मिलेंगे, अगेन उस एम्पलीफाइड आउटपुट सिग्नल को फर्दर नेक्स्ट स्टेज में हम इनपुट की तरह फिर से क्या कर देंगे, अप्लाई कर दें। क्लियर हुआ? तो एक स्टेज के आउटपुट को हम अनदर स्टेज में इनपुट की तरह, फिर अगर अगेन अनदर जो स्टेज है उस सिग्नल को अगेन एम्पलीफाई करेगा और एम्पलीफाइड आउटपुट सिग्नल मिलेंगे। अगेन उस एम्पलीफाइड आउटपुट सिग्नल को अगेन नेक्स्ट स्टेज हम इनपुट की तरह अप्लाई करें। तो एक का आउटपुट है वो दूसरे का इनपुट, दूसरे का जो आउटपुट है वो तीसरे का इनपुट, तीसरे का जो आउटपुट है वो चौथे का इनपुट की तरह यहाँ पर यूज होता है। तो हर इंडिविजुअल एम्पलीफायर जो स्टेजेस होता है उस वीक सिग्नल का क्या करता है, एम्पलीफिकेशन। जैसे कि यहाँ पर वीक इलेक्ट्रिकल सिग्नल आपने अप्लाई किया, इस वीक सिग्नल को एम्पलीफायर 1 है, सपोज G1 गेन से एम्पलीफाई करता है, G1 गेन से इसको एम्पलीफाई करता है, एम्पलीफाइड आउटपुट सिग्नल यहाँ पर मिलेगा। अगेन इस एम्पलीफाइड आउटपुट जो सिग्नल है उसको हम इसमें, सपोज आउटपुट सिग्नल ऑफ फर्स्ट स्टेज इज V1 V01, इस V01 को हम नेक्स्ट स्टेज एम्पलीफायर में इनपुट की तरह दे देंगे। ठीक है, अगेन इस आउटपुट सिग्नल को हम इसमें इनपुट की तरह अप्लाई करेंगे। अगेन क्या करेगा, ये फर्स्ट स्टेज का आउटपुट जो सिग्नल है उसको हम अनदर स्टेज में इनपुट की तरह अप्लाई करेंगे।
सपोज ये सेकेंड स्टेज एम्पलीफायर इस V01 को इनपुट की तरह यूज़ करके Z2 गेन से एम्पलीफाई करेगा और एम्पलीफाइड आउटपुट V02 है वो प्रोवाइड करेंगे। सपोज ये अगेन इस V02 सेकेंड स्टेज में जो एम्पलीफाइड आउटपुट सिग्नल मिलता है, उस एम्पलीफाइड आउटपुट सिग्नल को हम थर्ड स्टेज एम्पलीफायर में इनपुट की तरह अप्लाई करेंगे। सपोज ये थर्ड स्टेज एम्पलीफायर है, इस इनपुट सिग्नल को Z3 गेन से क्या करता है, एम्पलीफाई करता है और एम्पलीफाइड आउटपुट सिग्नल V0 के फॉर्म में प्रोवाइड करता है। सिंपली यहाँ पर मैं 3 स्टेज यूज़ किया हूँ। याद ये रखना हमेशा कि जब भी एक से ज़्यादा स्टेज होगा, 2 or more than 2 स्टेजेस, 2 or more than 2 स्टेजेस, अगर 2 या फिर 2 से अधिक अगर स्टेजेस अगर यूज़ होंगे तो वो ऑलवेज वो एम्पलीफायर सर्किट मल्टी स्टेज एम्पलीफायर है वो कहलाएंगे। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर 3 स्टेज का मैं दिखाकर एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप बताना चाह रहा हूँ कि सपोज ये 3 स्टेज मल्टी स्टेज एम्पलीफायर है जिसकी वीक इनपुट इलेक्ट्रिकल सिग्नल को क्या दे देता हूँ मैं, वी इन दे रहा हूँ। तो क्या हुआ, फर्स्ट ने इसकी स्ट्रेंथ को कुछ अमाउंट में इंक्रीज किया और V0 के फॉर्म में आउटपुट दिया। अगेन इस V01 जो सिग्नल था आउटपुट के फॉर्म में जो सिग्नल मिला उसको अगेन सेकेंड स्टेज एम्पलीफायर A2 पे मैंने इनपुट के फॉर्म में अप्लाई किया। अगेन ये सेकेंड स्टेज एम्पलीफायर है, अगेन इस V01 को एम्पलीफाई करेगा, G2 गेन से एम्पलीफाई करेंगे और Z2 गेन से एम्पलीफाई करके एम्पलीफाइड आउटपुट सिग्नल V02 के फॉर्म में प्रोवाइड करेगा। अगेन ये इस V02 आउटपुट सिग्नल को हम थर्ड स्टेज एम्पलीफायर में इनपुट की तरह देंगे और ये जो थर्ड स्टेज एम्पलीफायर जो होगा वो इस V02 को Z3 गेन से एम्पलीफाई करेगा। तो हो क्या रहा है, यहाँ पे इसका एम्पलीफिकेशन हुआ, यहाँ पे एम्पलीफिकेशन हुआ और यहाँ भी क्या हो रहा है, एम्पलीफिकेशन। तो हर इंडिविजुअल एम्पलीफायर स्टेजेस है उस वीक इलेक्ट्रिकल सिग्नल का क्या कर रहा है, एम्पलीफिकेशन कर रहा है। फर्दर एम्पलीफिकेशन, कुछ अमाउंट में सिग्नल की स्ट्रेंथ को ये बढ़ाया, कुछ अमाउंट में सिग्नल की स्ट्रेंथ को ये बढ़ाया, फिर अगेन उसी इंक्रीज्ड सिग्नल वाले एम्पलीट्यूड के सिग्नल की स्ट्रेंथ को फिर से ये बढ़ा रहा है। तो फर्दर क्या हो रहा है, इंडिविजुअल स्टेजेस में इसका क्या हो रहा है, बार बार एम्पलीफिकेशन। तो मल्टीपल टाइम्स एम्पलीफिकेशन होने से क्या हो रहा है, सिग्नल का स्ट्रेंथ है वो क्या हो रहा है, डिजायर्ड एम्पलीट्यूड लेवल तक इंक्रीज हो रहा है। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर वी इन सपोज इनपुट वोल्टेज सिग्नल का वोल्टेज है, V0 आपका आउटपुट वोल्टेज सिग्नल का वोल्टेज है, वी इन वीक इलेक्ट्रिकल सिग्नल है जिसे एम्पलीफायर फर्स्ट पे A1 पे अप्लाई किया। एम्पलीफायर 1 जो है वो इस इनपुट सिग्नल को Z1 गेन से एम्पलीफाई करेगा, एम्पलीफाइड आउटपुट सिग्नल V0 फॉर्म में प्रोवाइड करेगा। सो आउटपुट वोल्टेज फ्रॉम एम्पलीफायर फर्स्ट से आउटपुट जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, V01 है और V01 इक्वल टू क्या होगा, किसी भी सर्किट का आउटपुट इक्वल टू क्या होता है, हमेशा उस सर्किट का गेन इनटू उसका इनपुट होता है। तो फर्स्ट स्टेज का आउटपुट है तो इसका गेन इनटू इसका इनपुट क्या है आपका, V इन है। ठीक है, तो गेन इनटू क्या होगा, इसका इनपुट होगा। दिस विल बी क्वेश्चन नंबर 1। क्लियर हुआ? तो ये फर्स्ट स्टेज एम्पलीफायर से एम्पलीफाइड आउटपुट वोल्टेज सिग्नल जो मिला उसका रिलेशनशिप। क्लियर हुआ? अगेन फर्स्ट स्टेज एम्पलीफायर से जनरेटेड आउटपुट जो वोल्टेज सिग्नल है उसको अनदर स्टेज में हम इनपुट के फॉर्म में अप्लाई करते हैं। अनदर स्टेज एम्पलीफायर A2 जो है वो इस V0 वाले सिग्नल को इनपुट की तरह यूज़ करेगा और इस V01 सिग्नल को इनपुट की तरह यूज़ करके अगेन इस सिग्नल को Z2 गेन से क्या करेगा, एम्पलीफाई कर। अब ये V01 है ना, वो इसके लिए इनपुट की तरह ट्रीट करेंगे। अब इस V01 को ये सेकेंड स्टेज इनपुट की तरह यूज़ करके Z2 गेन से क्या करेगा, एम्पलीफाई करेगा। नाउ V01 is applied as an input to एम्पलीफायर 2। सेकेंड नंबर के एम्पलीफायर को इनपुट की तरह वो यूज़ करेगा। नाउ आउटपुट विल बी, आउटपुट जो है वो क्या होगा, आउटपुट जो होंगे क्या होंगे, सेकेंड स्टेज का आउटपुट है V02 होगा
आउटपुट ऑफ सेकेंड स्टेज विल बी V02 एंड V02 विल बी व्हाट, गेन इनटू इनपुट होता है। हमेशा कोई भी एम्पलीफायर का आउटपुट है गेन इनटू इनपुट, गेन इसका G2 है और इसका इनपुट क्या है अब V01 है। V01 है वो इस सेकेंड स्टेज के लिए इनपुट की तरह ट्रीट करे। अब V01 को इक्वेशन नंबर 1 से यहाँ से पुट कर दो यहाँ पर, तो V02 इक्वल टू क्या हो जाएगा G2, V01 का वैल्यू क्या है यहाँ पर Z1 इंटू क्या है Vin। फिर से इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे तो V02 सेकेंड स्टेज से एम्पलीफाइड आउटपुट वोल्टेज सिग्नल इक्वल टू क्या हो जाएगा G1 इंटू क्या हो जाएगा G2 इंटू क्या हो जाएंगे Vin। इसको दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। क्लियर हुआ? तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अब ये सेकेंड स्टेज से एम्पलीफाइड आउटपुट वोल्टेज सिग्नल है V02, ये सेकेंड स्टेज से आउटपुट वोल्टेज सिग्नल V02 है। ये सेकेंड स्टेज का आउटपुट वोल्टेज सिग्नल V02 है ना, उसको थर्ड स्टेज पे अपन इनपुट की तरह अप्लाई कर रहे हैं, थर्ड स्टेज पे इनपुट की तरह अप्लाई करेंगे, ठीक है। और थर्ड स्टेज में ये एम्पलीफायर A3 जो है उस सिग्नल को G3 गेन से एम्पलीफाई करेगा और एम्पलीफाइड आउटपुट वोल्टेज सिग्नल V0 प्रोवाइड करेंगे। नाउ V02 is applied as an input to amplifier 3. Now output will be अब क्या है मैंने क्या बताया V02 है उसको एम्पलीफायर थर्ड नंबर का जो एम्पलीफायर में उसमें इनपुट की तरह अप्लाई कर रहे हैं, थर्ड स्टेज में इनपुट की तरह अप्लाई करेंगे और थर्ड स्टेज जो एम्पलीफायर है वो उसको G3 गेन से एम्पलीफाई करेंगे। G3 गेन से जब एम्पलीफाई करेगा तो एम्पलीफाइड आउटपुट जो वोल्टेज होगा उसको थर्ड स्टेज का मैं ओवरऑल आउटपुट वोल्टेज V0 माना हूँ और V0 इक्वल टू क्या हो जाएगा गेन इनटू इनपुट, तो गेन उसका G3 है और उसमें इनपुट की तरह कौन सा ट्रीट कर रहा है V02, सेकेंड स्टेज का आउटपुट थर्ड स्टेज में इनपुट की तरह यूज हो रहा है V0। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 V02 की वैल्यू रख देते हैं, तो V0 इक्वल टू क्या हो जाएगा G3, V02 की वैल्यू हो जाएगा G1 इंटू Z2 इंटू क्या हो जाएंगे Vin। फिर इसको अच्छे से सिंप्लीफाइड करेंगे तो V0 इक्वल टू क्या हो जाएगा G1 G2 Z3 इंटू क्या हो जाएंगे Vin। अब दोनों साइड को Vin का डिवाइड कर देता हूँ तो इधर क्या हो जाएगा V0 डिवाइडेड बाई Vin इक्वल टू क्या हो जाएगा ये G1 बचेगा इंटू G2 बचेंगे इंटू क्या हो जाएगा G3 बचेगा। V0 बाई Vin को ओवरऑल गेन ऑफ मल्टी स्टेज एम्पलीफायर बोलेंगे, इसको दे देते हैं कैपिटल G से, तो कैपिटल G इक्वल टू हो जाएगा G1 इंटू Z2 इंटू क्या हो जाएगा G3। सो दिस विल बी एक्सप्रेशन फॉर ओवरऑल वोल्टेज गेन इन केस ऑफ मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। तो होता क्या है मल्टी स्टेज एम्पलीफायर में जो ओवरऑल जो गेन होता है वो इंडिविजुअल गेन के प्रोडक्ट का क्या हो रहा है इक्वल हो रहा है। तो अगर आप 3 स्टेज का यूज किए हैं तो G1 इंटू Z2 इंटू G3 होगा, फोर्थ स्टेज भी यूज करोगे तो G4 भी आ जाएगा, फिफ्थ स्टेज यूज करोगे तो G5 भी आ जाएगा। तो इंडिविजुअल स्टेजेस के गेन का जो प्रोडक्ट जो होता है वही मल्टी स्टेज एम्पलीफायर में ओवरऑल गेन का क्या होगा इक्वल होगा। क्लियर हुआ? तो ओवरऑल गेन का क्या होंगे इक्वल होंगे। इससे क्या पता चल जा रहा है तो गेन है वो प्रोडक्ट के फॉर्म में आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल स्टेजेस। तो हर स्टेजेस की गेन की वैल्यू को रखोगे तो ओवरऑल गेन क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा। तो क्या होगा मल्टी स्टेज में कनेक्ट करने से ओवरऑल सर्किट की जो गेन है वो क्या हो जाती है इंक्रीज हो जाती है और वो इंडिविजुअल स्टेजेस के गेन के प्रोडक्ट का क्या होता है इक्वल होता है। क्लियर हुआ? तो अगर आपको गेन इंक्रीज करना है तो स्टेजेस को किस ऑर्डर में कनेक्ट कर दो सीरीज ऑर्डर में, कैस्केडिंग ऑर्डर में आप कनेक्ट कर सकते हैं। क्लियर हुआ? तो ये हो गया मल्टी स्टेज का ब्रीफली इंट्रोडक्शन, मल्टीपल टाइम्स और उसकी मैथमेटिकल रिलेशनशिप ओवरऑल गेन ऑफ मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। 2 से अधिक स्टेज अगर आप यूज करोगे तो मल्टी स्टेज ही कहलाएगा, कंफ्यूज आपको नहीं होना है। ठीक है, अब देखते हैं अपन नेक्स्ट
नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टाइप्स ऑफ मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। मैंने कल के डेट में बताया था कि उस एम्पलीफायर स्टेजेस में यूज्ड, उस सर्किट में यूज्ड कपलिंग डिवाइसेस जो एम्पलीफायर स्टेजेस को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। एम्पलीफायर स्टेजेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए एक थर्ड एलिमेंट का यूज़ होता है। उसी थर्ड एलिमेंट के एप्लीकेशन के ही बेसिस पर, यूज्ड एलिमेंट के ही बेसिस पर मल्टी स्टेज एम्पलीफायर क्या होता है, तीन टाइप। आरसी कपल्ड, ट्रांसफार्मर कपल्ड, ये पहला आरसी कपल्ड, दूसरा ट्रांसफार्मर कपल्ड और तीसरा जो होगा वो क्या कहलाएगा, डायरेक्ट कपल्ड। क्लियर हुआ? अब क्या कहलाएंगे, डायरेक्ट कपल्ड मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। डायरेक्ट कपल्ड मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। ठीक है, तो डायरेक्ट कपल्ड मल्टी स्टेज ऑन द बेसिस ऑफ कपलिंग स्टेज एलिमेंट और कंपोनेंट। क्लियर हुआ? तो एम्पलीफायर स्टेजेस को आपस में कपल करने का, कनेक्ट करने के लिए यूज्ड एलिमेंट के कनेक्शन के ही बेसिस पर मल्टी स्टेज एम्पलीफायर तीन टाइप का होता है। एक डायरेक्ट कपल्ड, दूसरा ट्रांसफार्मर कपल्ड, तीसरा क्या है आपका आरसी कपल। आरसी कपल्ड if combination of resistor and capacitor is used for coupling purpose in multi-stage amplifier, then such type of multi-stage amplifier is called RC coupled multi-stage amplifier। तो इसी के बारे में हम देखेंगे। मोस्ट पॉपुलर टाइप कपलिंग जो डिवाइसेस हैं वो आपका आरसी कपलिंग है बोल सकते हो। तो फर्स्ट हम कौन से एम्पलीफायर मल्टी स्टेज पढ़ेंगे, आरसी कपल्ड। आरसी कपल्ड मल्टी स्टेज, आरसी कपल्ड मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। ठीक है, तो आरसी कपल्ड मल्टी स्टेज एम्पलीफायर के बारे में पढ़ेंगे। तो आरसी कपल्ड मल्टी स्टेज में क्या होता है, रजिस्टर, आर का मतलब यहाँ पर रजिस्टर है एंड सी का मतलब क्या है, कैपेसिटर। रजिस्टर एंड कैपेसिटर। ठीक है, तो रजिस्टर और कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन है, उसको हम किसके लिए करते हैं, फॉर यूज्ड फॉर कपलिंग पर्पस। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर एंड कैपेसिटर इज यूज्ड फॉर कपलिंग पर्पस। ठीक है, तो इफ रजिस्टर एंड कैपेसिटर इज यूज्ड एज अ कपलिंग डिवाइस, ठीक है, टू कपल दी एम्पलीफायर स्टेजेस, देन सच टाइप ऑफ मल्टी स्टेज एम्पलीफायर इज कॉल्ड आरसी कपल्ड मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। ठीक है, तो ये आरसी कपल्ड मल्टी स्टेज एम्पलीफायर में क्या होता है, रजिस्टर और कैपेसिटर की कॉम्बिनेशन का यूज़ हम कपलिंग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। बेसिकली ये जो कपलिंग जो मेथड है वो चीपेस्ट मेथड है, क्योंकि रजिस्टर और कैपेसिटर की कॉस्ट है वो कम होती है। तो ये चीप आपका कपलिंग डिवाइसेस यूज़ होता है इसमें। चीप कपलिंग डिवाइसेस यूज़ हो रहा है। साथ साथ इसकी आपका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एंड एक्सीलेंट फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स बोल सकते हैं। क्लियर हुआ? तो एक्सीलेंट फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स और आइडियो फ्रीक्वेंसी रेंज। एक्सीलेंट फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स और आइडियो फ्रीक्वेंसी रेंज। ठीक है, और आइडियो फ्रीक्वेंसी रेंज। क्लियर हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो मल्टी स्टेज जो एम्पलीफायर है वो चीपेस्ट है, क्योंकि रजिस्टर और कैपेसिटर की कॉम्बिनेशन से बना है। और रजिस्टर और कैपेसिटर जो कंपोनेंट जो होता है, पैसिव कंपोनेंट जो होता है, उसकी कॉस्ट जो होती है वो कम होती है, हाई कॉस्टली कंपोनेंट नहीं है। तो कंपोनेंट है वो चीपर है, सस्ता होता है। सस्ता होने की वजह से इसकी कपलिंग सर्किट सस्ता बन जाता है, कपलिंग डिवाइसेस सस्ता है, तो कंप्लीट मल्टी स्टेज एम्पलीफायर का कॉस्ट भी क्या हो जाता है, चीप हो जाता है। तो चीप कपलिंग डिवाइसेस यूज होता है। साथ साथ इसकी जो फ्रीक्वेंसी जो रिस्पॉन्स है, एक्सीलेंट फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स देता है। आइडियो फ्रीक्वेंसी पर्पस के लिए, आइडियो फ्रीक्वेंसी रेंज के सिग्नल्स की वोल्टेज एम्पलीफिकेशन के लिए ये क्या करता है, हाईएस्ट फिडिलिटी प्रोवाइड करता है, बेटर परफॉर्मेंस है वो देता है। तो आइडियो फ्रीक्वेंसी पर्पस के लिए इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस है एक्सेलेंट है,
बेटर है। बेटर फ्रीक्वेंसी रिस्पांस होने की वजह से आइडियो फ्रीक्वेंसी रेंज में वो क्या किसके लिए यूज़ होता है, इट इज़ यूज्ड फॉर वोल्टेज एम्पलीफिकेशन पर्पस। ठीक है, तो वोल्टेज एम्पलीफिकेशन पर्पस के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो अगर आपको आइडियो फ्रीक्वेंसी रेंज के सिग्नल्स को, आइडियो फ्रीक्वेंसी रेंज मतलब 20 हर्ज से लेकर 20 किलो हर्ज, दिस इज आइडियल फ्रीक्वेंसी रेंज फॉर आइडियो। ठीक है, स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी रेंज है। तो 20 से लेकर 20 किलो हर्ज तक की फ्रीक्वेंसी रेंज को हम आइडियो फ्रीक्वेंसी रेंज बोलते हैं। और इस फ्रीक्वेंसी रेंज के केस में, इस फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए इसका फ्रीक्वेंसी जो रिस्पांस होता है वो बेटर फ्रीक्वेंसी रिस्पांस होता है, एक्सेलेंट फ्रीक्वेंसी रिस्पांस। एक्सेलेंट फ्रीक्वेंसी रिस्पांस होने के साथ साथ इसकी सर्किट है वो चीपर सर्किट भी होता है। चीपर सर्किट होने की वजह से हम क्या करते हैं, इसको जनरली हम वोल्टेज एम्पलीफिकेशन पर्पस के लिए हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, एम्पलीफायर स्टेजेस हैं उसको कनेक्ट करने के लिए, जोड़ने के लिए क्या यूज होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर एंड कैपेसिटर। जनरली इसको कैपेसिटी कपल्ड भी बोल देते हैं, आरसी कपल्ड ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर भी बोलते हैं। क्लियर हुआ, तो इसका सर्किट बना देता हूँ। तो मोर देन वन स्टेज, एक से अधिक स्टेज हुआ मतलब वो सारे जो एम्पलीफायर जो क्या कहलाएंगे, मल्टी स्टेज कहलाएंगे। ठीक है, तो चलो ट्रांजिस्टराइज्ड मल्टी स्टेज एम्पलीफायर बना देते हैं। ये आपका रजिस्टर है, कपलिंग रजिस्टर, कलेक्टर रजिस्टर है। कलेक्टर रजिस्टर यहाँ पर लोड की तरह एक्ट करेगा। यहाँ पर सब स्टेबलाइजेशन और बाइसिंग सर्किट है यूज होंगे, SCE। इमीटर बाईपास कैपेसिटर लो रिएक्टेंस पाथ प्रोवाइड करते हैं AC सिग्नल को बाईपास करने के लिए। हाई वैल्यू की इमीटर रेजिस्टेंस का यूज़ करते हैं। इस एम्पलीफायर सर्किट को प्रॉपर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। R1 और R2 की कॉम्बिनेशन एक वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क है। और ये जो वोल्टेज डिवाइडर जो नेटवर्क है बेसिकली इस कंप्लीट ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर सर्किट को प्रॉपर बाइसिंग प्रोवाइड करता है, ताकि उस एम्पलीफायर का इनपुट है वो ऑलवेज फॉरवर्ड बायस रहे। जब एम्पलीफायर का इनपुट ऑलवेज फॉरवर्ड बायस में रहेंगे तभी ये इनपुट AC सिग्नल के पॉजिटिव एस वेल एस निगेटिव दोनों हाफ साइकिल को इक्वली क्या करेगा, वो एम्पलीफाई कर सकेगा। क्लियर हुआ, तो एम्पलीफायर सर्किट के दोनों हाफ साइकिल को एम्पलीफाई करने के लिए उस ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर को क्या होना चाहिए, वेल बायस्ड होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर इसके लिए भी यहाँ पर बाइसिंग नेटवर्क यूज होगा, R1, यहाँ पे भी R2 यूज होंगे, RE, ये CE, ये ऐसा। और चाहे तो ये सारे को ऐसा जोड़ दो, निगेटिव है तो ग्राउंड कर सकते हो। ठीक है, अब ये ऐसा, इसको ऐसा दोगे और ये क्या होगा, अब यहाँ पर VCC जोड़ना है तो अलग से VCC लगा सकते हो, और नहीं तो फिर इस वाले VCC के साथ भी जोड़ सकते हो। ये R1 है, ये R2, ये RE, CE, सभी की वैल्यू सेम ले रहा हूँ मैं। ये आपका क्या है, कैपेसिटर CC कपलिंग कैपेसिटर, CC कपलिंग कैसे। फिलहाल यहाँ पर मैं 2 ही स्टेज का बना रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर इस कपलिंग कैपेसिटर के बाहर में जो सिग्नल मिलेगा उसको V0 दे देते हैं, इसको दे देते हैं आउटपुट वोल्टेज। क्लियर हुआ, ये आपका मल्टी स्टेज एम्पलीफायर है। ये आपका फर्स्ट स्टेज है बोल सकते हो। ये Vin है, इनपुट वोल्टेज सिग्नल, AC सिग्नल। वह इनपुट AC सिग्नल है जिसकी एम्पलीट्यूड को डिजायर्ड एम्पलीट्यूड लेवल तक क्या करना है, इंक्रीज करना है। ये Q1, ये क्या है आपका Q2। क्लियर हुआ, तो ये आपका क्या है, 2 स्टेज बनाया हूँ यहाँ पर। मैंने अभी अभी बताया एक से अधिक अगर स्टेज हुआ मतलब समझ जाना कि वो जो एम्पलीफायर है वो क्या कहलाएगा, मल्टी स्टेज एम्पलीफायर हो। तो RC कपल्ड मल्टी स्टेज एम्पलीफायर है। सर्किट देखने से पता चल जा रहा है कि ये इतना जो पोर्शन है वो एक स्टेज एम्पलीफायर हुआ,
इतना जो पोर्शन है वो आपका क्या है, सेकेंड स्टेज एम्पलीफायर हुआ। फर्स्ट स्टेज एम्पलीफायर का आउटपुट इस कलेक्टर लोड रेजिस्टेंस आरसी के अक्रॉस डेवलप होंगे। ये डेवलप्ड आउटपुट वोल्टेज जो आरसी के अक्रॉस डेवलप होगा उसको इस कैपेसिटर के थ्रू कपल करके हम नेक्स्ट स्टेज में हम किसकी तरह अप्लाई कर रहे हैं, इनपुट की तरह। क्लियर हुआ। तो बेसिकली फर्स्ट स्टेज में डेवलप्ड आउटपुट वोल्टेज को कैपेसिटर जैसे कंपोनेंट की हेल्प से हम एक स्टेज के एम्पलीफाइड आउटपुट वोल्टेज सिग्नल को अनदर स्टेज के बेस में हम इनपुट की तरह अप्लाई कर रहे हैं थ्रू अ एक्सटर्नल कपलिंग कैपेसिटर। क्लियर हुआ। तो कैपेसिटर जैसे एलिमेंट के थ्रू हम फर्स्ट स्टेज के आउटपुट को अनदर स्टेज में हम इनपुट की तरह अप्लाई कर रहे हैं। इस कारण इस एम्पलीफायर को हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटी कपल्ड मल्टी स्टेज एम्पलीफायर भी बोलते हैं। तो देख सकते हो ये अपने आप में एक एम्पलीफायर है, ये अपने आप में दूसरा एम्पलीफायर है। दोनों एम्पलीफायर को जोड़ने का काम बीच का इंटरमीडिएट एलिमेंट कैपेसिटर कर रहा है और इस कैपेसिटर के ही थ्रू हम फर्स्ट स्टेज के आउटपुट को हम सेकेंड स्टेज के बेस पर इनपुट के फॉर्म में दे रहे हैं। तो कैपेसिटर जैसे एलिमेंट की हेल्प से हम फर्स्ट स्टेज के आउटपुट को अनदर स्टेज में इनपुट की तरह दे रहे हैं। इस कारण हम इसको क्या बोलते हैं, कैपेसिटी कपल्ड हम मल्टी स्टेज एम्पलीफायर भी बोलते हैं। बेसिकली ये जो कैपेसिटर जो है जब हम एम्पलीफायर स्टेजेस को आपस में कनेक्ट करते हैं तो एम्पलीफायर स्टेजेस को आपस में कनेक्ट जब करते हैं तो ये जो कैपेसिटर जो कपलिंग कैपेसिटर यूज हुआ है वो इस कलेक्टर रजिस्टर लोड रजिस्टर आरसी के साथ क्या होता है, शंट में अपीयर हो जाते हैं। यहाँ पर सर्किट देखो तो क्या दिख रहा है, आरसी रजिस्टर और कैपेसिटर। वैसे यहाँ पर भी देखो आर और सी इधर नेक्स्ट स्टेज में जाएगा। दो स्टेज ही बताया हूँ, आप तीसरे स्टेज भी बना सकते। तो आर और सी की ही कॉम्बिनेशन है वो जो इस एक स्टेज को दूसरे स्टेज में कपल करने का काम कर रहा है। तो आर और सी सर्किट ही यूज हो रहा है। ये जो कैपेसिटर है वो इस रजिस्टर के साथ पैरेलल में ही पेयर होगा और इन दोनों की कॉम्बिनेशन ही एक स्टेज को दूसरे स्टेज से कनेक्ट करने का काम कर रहे हैं। इस कारण हम इसको क्या बोलते हैं, हम आरसी कपल्ड मल्टी स्टेज एम्पलीफायर भी बोलते हैं। तो कैपेसिटी कपल्ड या फिर आरसी कपल्ड मल्टी स्टेज एम्पलीफायर भी बोलते हैं। क्लियर हुआ। तो बहुत ही चीपर मल्टी स्टेज एम्पलीफायर है क्योंकि कपलिंग जो एलिमेंट यूज होता है वो रजिस्टर और कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन होता है जो कि चीपर एलिमेंट होता है। चीपर एलिमेंट यूज होने के कारण कंप्लीट एम्पलीफायर सर्किट की कॉस्ट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्लियर हुआ। तो ये है यहाँ पर सर्किट में, इस कंप्लीट सर्किट में R1 और R2 यूज हुआ है। R1 और R2 की कॉम्बिनेशन जो है बेसिकली एक बाइसिंग नेटवर्क है। बेसिकली R1 और R2 की कॉम्बिनेशन है एक बाइसिंग नेटवर्क है जो कि एक वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग है। क्लियर हुआ। तो R1 और R2 की कॉम्बिनेशन को हम वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग बोलते हैं। ये R1 और R2 वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग क्या करता है, इस ट्रांजिस्टर को क्या करता है, ट्रांजिस्टर के इनपुट को ऑलवेज फॉरवर्ड बायस में मेंटेन करने का काम करता है। तो ट्रांजिस्टर के इनपुट को ऑलवेज फॉरवर्ड बायस में मेंटेन रखेंगे ताकि ये इनपुट एसी सिग्नल के दोनों हाफ साइकिल को इक्वली एम्पलीफाई कर सके। क्योंकि हमारा इनपुट क्या है, एसी है और इनपुट सिग्नल में, एसी सिग्नल में एक हाफ पॉजिटिव हाफ होता है और दूसरा हाफ क्या होता है, नेगेटिव हाफ रहता है। तो इनपुट एसी सिग्नल के दोनों हाफ साइकिल को अगर आपको इक्वली एम्पलीफाई करना है, फेथफुल एम्पलीफिकेशन अगर लेना है, तो फेथफुल एम्पलीफिकेशन होने के लिए ऑलवेज उस ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर सर्किट को फॉरवर्ड बायस में मेंटेन होना चाहिए, फॉरवर्ड बायस में होना चाहिए। क्लियर हुआ। तो इस कंप्लीट एम्पलीफायर स्टेजेस को ऑलवेज फॉरवर्ड बायस में मेंटेन करना है तो इसके बेस और इमीटर में क्या होना चाहिए, फॉरवर्ड बायसिंग वोल्टेज एम्पियर होना चाहिए। और वो फॉरवर्ड बायसिंग वोल्टेज एम्पियर होने के लिए यहाँ पर क्या यूज़ किए हैं, R1 और R2 की कॉम्बिनेशन को हम वोल्टेज डिवाइडर फॉर्म में यूज़ किए हैं ताकि इस ट्रांजिस्टर को ऑलवेज फॉरवर्ड बायस में रखे और इस इनपुट एसी सिग्नल के दोनों हाफ साइकिल का इक्वली एम्पलीफिकेशन हो सके। क्लियर हुआ। आर ई आपका इमीटर रेजिस्टेंस है।
हाई वैल्यू के इमीटर रेजिस्टेंस का यूज़ किया जाता है। ये हाई वैल्यू का जो इमीटर रेजिस्टेंस है बेसिकली स्टेबलाइजेशन रजिस्टर है। ये जो रजिस्टर है उस ट्रांजिस्टर सर्किट की ऑपरेटिंग पॉइंट को किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे स्टेबलाइज करने का, फिक्स करके रखने का काम करता है। क्लियर हुआ? तो आर ए स्टेबलाइजेशन रजिस्टर है, प्रॉपर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की ऑपरेटिंग पॉइंट, क्वेशेंट पॉइंट या फिर क्यू जो पॉइंट जो होता है उस क्यू पॉइंट को एक प्रॉपर पोजीशन पे, एक पर्टिकुलर पोजीशन पे फिक्स करके रखने का काम करता है। सी ई इमीटर बाईपास कैपेसिटर। ये इमीटर बाईपास कैपेसिटर बेसिकली क्या होता है, लो रिएक्टेंस पाथ प्रोवाइड करता है ताकि उससे एसी सिग्नल है वो बाईपास हो सके। क्लियर हुआ? आरसी इस सर्किट में यूज्ड आरसी है वो कलेक्टर लोड रजिस्टर है। कलेक्टर जो लोड रजिस्टर को यहाँ पर लोड की तरह यूज हुआ है, तो उस रजिस्टर के क्रॉस जो भी वोल्टेज डेवलप होगा वही डेवलप्ड वोल्टेज ही एम्पलीफाइड आउटपुट वोल्टेज होंगे, और इस एम्पलीफाइड वोल्टेज को इस कपलिंग कैपेसिटर के थ्रू कपल करके हम नेक्स्ट एम्पलीफायर स्टेजेस के बेस पर हम इनपुट के फॉर्म में अप्लाई करते हैं। क्लियर हुआ? तो आरसी यहाँ पर रजिस्टिव लोड है कलेक्टर टर्मिनल पर कनेक्टेड। प्लस वीसीसी एक्सटर्नल डीसी बायसिंग कैपेसिटर। एक्सटर्नल डीसी बायसिंग कैपेसिटर क्या करता है, हर एक एम्पलीफायर सर्किट को उसकी प्रॉपर फंक्शनैलिटी लेने के लिए, उससे प्रॉपर या सेटिस्फैक्ट्री ऑपरेशन को अचीव करने के लिए उसे कुछ अमाउंट में एक्सटर्नल एनर्जी की आवश्यकता होती। वही एक्सटर्नल एनर्जी है वो एक्सटर्नल डीसी बायसिंग सप्लाई वोल्टेज के फॉर्म में प्लस वीसीसी के फॉर्म में क्या है दिया गया। क्लियर हुआ? सर्किट में सी इन है इनपुट डीसी ब्लॉकिंग कैपेसिटर। सी इन क्या है, इनपुट डीसी ब्लॉकिंग कैपेसिटर है। और ये इनपुट डीसी ब्लॉकिंग कैपेसिटर क्या करता है, इस इनपुट सिग्नल में प्रेजेंट अनवांटेड डीसी कंपोनेंट को ब्लॉक करके प्योर एसी को ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में इनपुट के फॉर्म में अप्लाई करने का काम करता है, क्योंकि सी इन इनपुट डीसी ब्लॉकिंग कैपेसिटर। तो सी इन इनपुट डीसी ब्लॉकिंग कैपेसिटर है। वो इनपुट डीसी ब्लॉकिंग कैपेसिटर क्या करता है, डीसी के केस में ओपन सर्किट की तरह ट्रीट करेगा, जिससे इससे डीसी सिग्नल इस कैपेसिटर से होकर पास नहीं हो पाएगा। बट एसी के केस में इस कैपेसिटर की नेचर है वो शॉर्ट सर्किट की तरह होंगे। शॉर्ट सर्किट की तरह नेचर होने से क्या होगा, इस इनपुट सिग्नल में अपीयर ऑल इनपुट एसी जो सिग्नल है वो कंप्लीटली इस कैपेसिटर के थ्रू पास होकर इस ट्रांजिस्टर Q1 के बेस पर क्या हो जाएंगे, अपीयर हो जाएंगे। क्लियर हुआ? तो इनपुट सिग्नल में प्रेजेंट अनवांटेड डीसी को ब्लॉक करके प्योर एसी को इनपुट के फॉर्म में अपीयर होने में ये हेल्प करता है। क्लियर हुआ? आरसी कलेक्टर लोड रेजिस्टेंस आर ई R1 R2 सी वी इन क्या है, इनपुट एसी सिग्नल। वह इनपुट एसी सिग्नल है जिसे डिजायर्ड एम्पलीट्यूड तक हमें क्या करना है, एम्पलीफाई करना। सीसी कपलिंग कैपेसिटर। सी क्या है, कपलिंग कैपेसिटर। यही जो कपलिंग कैपेसिटर है एम्पलीफायर स्टेजेस को कपल करने का, एक दूसरे को कनेक्ट करने का काम करता है। ये जो कपलिंग जो कैपेसिटर क्या करेगा, इस आरसी कलेक्टर लोड रजिस्टर के क्रॉस जो भी वोल्टेज डेवलप होंगे, उस डेवलप्ड जो वोल्टेज है उसमें अगर अनवांटेड जो डीसी कंपोनेंट प्रेजेंट है, उस अनवांटेड अननेसेसरी डीसी को ये कैपेसिटर है वो इससे होकर पास होने नहीं देगा। क्यों नहीं होने देगा? अगर एक स्टेज का अगर डीसी सिग्नल अगर दूसरे स्टेज में अगर इनपुट के फॉर्म में अपीयर होता है, तो वो जो डीसी सिग्नल है वो अनदर स्टेज की डीसी ऑपरेटिंग कंडीशन, दैट मीन्स उसकी ऑपरेटिंग पॉइंट, उसकी क्यू पॉइंट या फिर उसकी क्विसेंट पॉइंट को शिफ्ट कर देता है। क्विसेंट पॉइंट शिफ्ट होने से नेक्स्ट स्टेज एम्पलीफायर की परफॉर्मेंस है वो क्या होता है,
अफेक्टेड होता है, जिससे आपको जिस टाइप का एम्पलीफिकेशन लेना है वो डिजायर्ड एम्पलीफिकेशन उससे आपको नहीं मिल पाएगा। अगर आपको फेथफुल एम्पलीफिकेशन लेना है, अगर आपको डिजायर्ड एम्पलीफिकेशन लेना है, तो एक स्टेज के डीसी सिग्नल को दूसरे स्टेज में पास होने से रोकना पड़ेगा। तो ये जो कैपेसिटर है वो एक स्टेज को दूसरे स्टेज से कपल करने का काम तो करता ही करता है, साथ साथ एम्पलीफायर स्टेजेस के बीच में डीसी आइसोलेशन भी प्रोवाइड करता है, ताकि इस एम्पलीफायर के लोड में अपीयर जो डीसी सिग्नल है वो नेक्स्ट स्टेज एम्पलीफायर में इनपुट के फॉर्म में अपीयर ना हो सके। तो ये कपलिंग कैपेसिटर क्या करेगा, एम्पलीफाइड आउटपुट सिग्नल में प्रेजेंट ऑल एसी कंपोनेंट के लिए शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेंगे। तो ऑल एसी कंपोनेंट ही कैपेसिटर के थ्रू पास होकर इनपुट में अपीयर हो जाएगा, बट इसमें प्रेजेंट जो भी डीसी रहेगा उस डीसी को ये कैपेसिटर कंप्लीटली ब्लॉक कर देंगे, जिससे इसमें प्रेजेंट डीसी सिग्नल इसमें इनपुट के फॉर्म में अपीयर नहीं हो पाए। क्लियर हुआ? तो उससे इनपुट में अपीयर नहीं हो पाएंगे। तो एक स्टेज से दूसरे स्टेज में डीसी सिग्नल को आइसोलेट करने का, डीसी आइसोलेशन करने का ये क्या करता है, काम करता है। क्लियर हुआ? तो आई थिंक हर एक स्टेज समझ गए होंगे, पर 2 ही स्टेज यूज़ किया हूँ। मैं पहले ही बोला कि जब भी एक से अधिक एम्पलीफायर स्टेजेस होंगे ऑलवेज वो मल्टी स्टेज एम्पलीफायर ही कहलाएंगे। इनपुट वीक इलेक्ट्रिकल सिग्नल, जिस वीक इलेक्ट्रिकल सिग्नल को हमें एम्पलीफाई करना है, उस वीक इलेक्ट्रिकल इनपुट सिग्नल वोल्टेज सिग्नल को फर्स्ट स्टेज एम्पलीफायर में इनपुट की तरह हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। इनपुट सिग्नल में प्रेजेंट अननेसेसरी जो डीसी कंपोनेंट रहेंगे वो इस इनपुट डीसी ब्लॉकिंग कैपेसिटर से होकर पास नहीं हो पाएगा, बट इस इनपुट एसी सिग्नल में प्रेजेंट ऑल एसी कंपोनेंट इस कैपेसिटर के थ्रू पास होकर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर Q1 के बेस पर क्या हो जाएंगे, अपीयर हो जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे। डीसी नहीं होगा, क्योंकि डीसी के लिए कैपेसिटर ओपन सर्किट की तरह ट्रीट करेंगे, तो और ओपन सर्किट में कोई इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो नहीं होता, तो वो डीसी सिग्नल है उससे पास होकर नहीं जा पाएगा। बट एसी के केस में वो कैपेसिटर की नेचर है वो शॉर्ट सर्किट की तरह होंगे। शॉर्ट सर्किट की तरह होने से क्या होगा, वो जो सिग्नल है वो जो सिग्नल है वो इस कैपेसिटर से पास होकर इसके इनपुट पर क्या हो जाएगा, अपीयर हो जाएंगे। जैसे ही ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के इनपुट पर अपीयर होता है, उस अपीयर्ड सिग्नल के थ्रू ये ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर टर्न ऑन हो जाता है। टर्न ऑन हो कंडक्ट हो जाएगा, कंडक्ट होकर एक एम्पलीफायर की तरह वर्क करना शुरू करे। फाइनली एम्पलीफाइड आउटपुट वोल्टेज सिग्नल इस कलेक्टर लोड रजिस्टर आरसी के क्रॉस अपीयर हो जाता है। इस अपीयर्ड आरसी के क्रॉस जो एम्पलीफाइड आउटपुट वोल्टेज सिग्नल होता है, ये एम्पलीफाइड आउटपुट वोल्टेज सिग्नल में एसी के साथ साथ कुछ अमाउंट में अनवांटेड डीसी भी क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। इस एम्पलीफाइड आउटपुट सिग्नल में प्रेजेंट अनवांटेड जो डीसी है फाइनली इस कपलिंग कैपेसिटर से पास नहीं हो पाता, बट एम्पलीफाइड सिग्नल में प्रेजेंट ऑल एसी कंपोनेंट इस कैपेसिटर के थ्रू पास होता है। कैपेसिटर के थ्रू पास होकर इसके बेस में इनपुट के फॉर्म में अपीयर हो जाता है। अगेन जैसे ही इस नेक्स्ट एम्पलीफायर के इनपुट में बेस पे इनपुट सिग्नल अपीयर होंगे, ये अगेन Q2 एम्पलीफायर ट्रांजिस्टर है वो टर्न ऑन हो जाएगा। टर्न ऑन होने से कंडक्ट होकर के एक एम्पलीफायर की तरह बिहेव करना शुरू कर देंगे। क्लियर हुआ? और एम्पलीफाइड आउटपुट वोल्टेज सिग्नल अगेन आरसी के क्रॉस डेवलप होगा। कलेक्टर लोड रेजिस्टेंस आरसी के क्रॉस डेवलप्ड जो वोल्टेज सिग्नल है, उस वोल्टेज सिग्नल को अगेन प्रॉपर कपलिंग कैपेसिटर की हेल्प से हम नेक्स्ट स्टेज एम्पलीफायर में अगेन इनपुट के फॉर्म में क्या कर देते हैं, अप्लाई कर। तो हो क्या रहा है, इस वीक इनपुट सिग्नल की स्ट्रेंथ को कुछ अमाउंट में इन्होंने इंक्रीज किया और इंक्रीज्ड स्ट्रेंथ का आउटपुट मिला। अगेन इसमें जो आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है उसको अगेन अगला स्टेज एम्पलीफायर में इनपुट की तरह दे रहे, तो उन्होंने फिर एम्पलीफाई किया। तो क्या हो रहा है, एम्पलीफायर जो स्टेजेस है उसका क्या हो रहा है, इससे पास होने से उसका एम्पलीफिकेशन हो रहा है।
तो मल्टीपल टाइम्स एम्पलीफिकेशन हो रहा है। मल्टीपल टाइम्स एम्पलीफिकेशन होने से सिग्नल का स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाता है, डिजायर्ड एम्पलीट्यूड लेवल तक, लार्ज एम्पलीट्यूड लेवल तक क्या हो जाता है, मिल जाता है। इंक्रीज्ड अमाउंट का आउटपुट सिग्नल हमें मिलता है। इस सर्किट में दो चीज़ के बारे में बताना भूल गया था, Q1 और Q2। तो Q1 और Q2 इस सर्किट में यूज्ड क्या है, आपका ट्रांजिस्टर है जो कि NPN ट्रांजिस्टर है। दोनों NPN ट्रांजिस्टर Q1 और Q2 है वो कॉमन इमीटर मोड में यूज़ हो रहा है। जब भी कोई ट्रांजिस्टर है वो कॉमन इमीटर कन्फिग्रेशन में यूज़ होता है, ऑलवेज वो एम्पलीफायर की तरह एक्ट करता है, वर्क करता है, क्योंकि कॉमन इमीटर ऐसा कन्फिग्रेशन है जो करंट एम्पलीफायर, वोल्टेज एम्पलीफायर एज वेल एज हम उसको पावर एम्पलीफायर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया आरसी कपल्ड मल्टी। तो बेसिकली ये कपलिंग जो कैपेसिटर की दो फंक्शन, एक तो एक स्टेज के आउटपुट को दूसरे स्टेज में इनपुट के फॉर्म में ट्रांसफर करने का काम करेगा, दूसरा जो काम रहेगा वो इन दोनों स्टेजेस के बीच में डीसी कंडीशन को आइसोलेट करने का काम करेगा। क्योंकि अगर इस स्टेज का अगर डीसी सिग्नल अगर इस स्टेज में चला तो इसकी ऑपरेटिंग पॉइंट शिफ्ट होने से एम्पलीफायर की परफॉर्मेंस चेंज होने से जो एम्पलीफाइड आउटपुट वोल्टेज सिग्नल मिलेगा वो आपको जैसा मिलना चाहेगा, डिजायरेबल ना मिल करके अनडिजायर्ड टाइप का आपका या फिर क्लिप्ड भी मिल सकता है, डिस्टॉर्टेड आउटपुट है वो मिलना शुरू हो जाता है। क्लियर हुआ? तो अगर आपको डिजायर्ड चाहिए तो ऑपरेटिंग पॉइंट को अननेसेसरी शिफ्ट नहीं होना चाहिए। क्लियर हुआ? तो डीसी आइसोलेशन प्रोवाइड करता है, साथ साथ एक स्टेज के आउटपुट को अनदर स्टेज में इनपुट के फॉर्म में ट्रांसफर करने का काम करता है। क्लियर हुआ? तो बेसिकली ये आरसी कपल्ड मल्टी स्टेज जो एम्पलीफायर जो होता है वो कौन से मोड के लिए बेटर है, आइडियो फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए बेटर फ्रीक्वेंसी रिस्पांस शो करता है। अगर हम उसकी फ्रीक्वेंसी रिस्पांस को अगर देखना चाहे तो आइडियो रेंज में इस टाइप से रहता है, देख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी वर्सेस गेन वोल्टेज गेन। तो आइडियो रेंज के लिए इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस है वो फ्लैट मिलता है। अगर हम इसको देखें तो जनरली ये 50 हर्ट्ज से लेकर 50 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक। तो 50 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज मतलब आइडियो फ्रीक्वेंसी रेंज के केस में इसकी फ्रीक्वेंसी रिस्पांस है वो फ्लैट मिलता है, डिजायर्ड एम्पलीट्यूड का कांस्टेंट एम्पलीट्यूड का मिलता है। अगर हम 20 किलो हर्ट्ज से अगर एबव रेंज के लिए जाते हैं तो 20 किलो हर्ट्ज से एबव रेंज के लिए जाएंगे तो क्या होता है मैं बता दे रहा हूँ। देखो यहाँ पर कपलिंग कैपेसिटर सीसी यूज हुआ है। कपलिंग कैपेसिटर सी की रिएक्टेंस को एक्स सी बोलेंगे और एक्स सी इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा इंटू सी सी इसकी। अब ओमेगा का मतलब होता है, फिर से लिख देता हूँ इसको, 2 पाई एफ सी सी। तो इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस और इसकी फ्रीक्वेंसी, जब इनपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी अगर 20 किलो हर्ट्ज से अगर एबव है, 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा है, अब ये फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, एफ़ की वैल्यू ज़्यादा है, एफ़ की वैल्यू ज़्यादा है तो एक्स सी की वैल्यू क्या होगा, कम होगा। एक्स सी की वैल्यू कम होंगे मतलब वो शॉर्ट सर्किट की तरह ही वर्क करेगा। तो जब ये कैपेसिटर की नेचर एक शॉर्ट सर्किट की तरह होगा तो ये कलेक्टर रेजिस्टेंस आरसी जो कि हाई वैल्यू का है, ये हाई वैल्यू का कलेक्टर लोड रेजिस्टेंस इस नेक्स्ट स्टेज एम्पलीफायर के बेस के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड दिखेगा। तो इस नेक्स्ट स्टेज ट्रांजिस्टर का बेस इमीटर जो इनपुट जो रेजिस्टेंस है वो क्या रहता है, लो रहता है। तो इसकी इनपुट बेस इमीटर रेजिस्टेंस जो कि लो है वो इस कलेक्टर रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल में अपीयर होता है। पैरेलल में अपीयर होने से प्रीवियस स्टेज की टोटल रेजिस्टेंस को क्या कर देता है, कम। तो इसका क्या होता है, इसकी टोटल लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत कम मिलता है। बहुत कम लोड रेजिस्टेंस होने के कारण इसके क्रॉस डेवलप्ड वोल्टेज की वैल्यू कम, वोल्टेज की वैल्यू कम होने से इसका वोल्टेज गेन है वो क्या होता है, कम हो जाता है। तो नेक्स्ट स्टेज के इनपुट का लो रेजिस्टेंस होने के कारण प्रीवियस स्टेज की वोल्टेज गेन का कम होना क्या कहलाता है, लोडिंग इफेक्ट कहलाता है। तो इस वाले इस पर्टिकुलर सेक्शन पे क्या होता है, लोडिंग इफेक्ट की फिनोमेना होता है।
लोडिंग इफेक्ट की फिनोमेना होगा। अगर हमें 50 हर्ट्ज से बिलो की अगर बात करें तो 50 हर्ट्ज से बिलो की केस में एक्स सी इक्वल टू 1/, क्या होगा, 2πf इंटू सी सी होंगे। एफ की वैल्यू लो है, तो एफ की वैल्यू जब लो रहेगा तो एक्स सी की वैल्यू क्या रहेगा, लार्जर। एक्स की वैल्यू क्या होगा, लार्जर रहेंगे। एक्स सी की वैल्यू लार्जर जब है तो इसमें क्या होगा, लार्जर होने से इस फर्स्ट स्टेज में जो एम्पलीफाइड आउटपुट सिग्नल मिलेगा वो सेकेंड स्टेज पे ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। तो फर्स्ट स्टेज से सेकेंड स्टेज में अपीयर ना होने के कारण इसकी टोटल वोल्टेज गेन की वैल्यू है क्या मिलेगा, कम मिलेगा। तो वोल्टेज गेन, ओवरऑल वोल्टेज गेन की वैल्यू कम होगा। तो इससे बिलो वाले के लिए भी करेंगे। 50 से 20 किलो हर्ट्ज के रेंज में क्या होता है, प्रॉपर एक स्टेज से दूसरे स्टेज में सिग्नल का क्या होता है, पासिंग होता है, एम्पलीफिकेशन होता है, जिससे यूनिफॉर्म। तो 50 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के केस में फ्लैट रिस्पांस मिलता है। अबव 20 किलो हर्ट्ज लोडिंग इफेक्ट होने के कारण क्या होता है, इसकी वोल्टेज गेन बहुत कम हो जाता है। 50 हर्ट्ज से बिलो के केस में क्या होता है, उसकी इम्पीडेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू लार्जर होने से एक स्टेज से सिग्नल है वो दूसरे स्टेज में बहुत कम अमाउंट में ट्रांसफर हो पाता है, जिससे ओवरऑल उसकी गेन क्या हो जाती है, कम। तो ये लगातार इस रेंज के लिए कम होता है, इसके लिए भी कम मिलेगा, इस रेंज के लिए आपको क्या मिलेगा, इसकी कांस्टेंट गेन मिलेगा। तो ये रहा उसका आरसी कपल्ड मल्टी स्टेज एम्पलीफायर का फ्रीक्वेंसी रिस्पांस। इसका फर्स्ट एडवांटेज है एक्सीलेंट फ्रीक्वेंसी रिस्पांस, मतलब ये आइडियो फ्रीक्वेंसी रेंज के केस आइडियो फ्रीक्वेंसी कंडीशन में आइडियो फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए फ्लैट फ्रीक्वेंसी रिस्पांस शो करता है। आइडियो रेंज के सिग्नल के लिए इसका गेन क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। दूसरा केस है, दूसरा एडवांटेज ये है कि इसमें रजिस्टर और कैपेसिटर जैसे एलिमेंट का यूज कपलिंग पर्पस के लिए करते हैं, इस कारण इसका कॉस्ट बहुत ही कम होता है। अब रजिस्टर और कैपेसिटर जैसे एलिमेंट है उसकी साइज है वो छोटी होती है, स्मॉल साइज का होता है। स्मॉल साइज का होने की वजह से क्या हो जाता है, कंप्लीट मल्टी स्टेज एम्पलीफायर की साइज भी क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। मतलब सर्किट इज वेरी कॉम्पैक्ट, छोटे साइज का होता है, कॉम्प्लेक्स नहीं होता। क्लियर हुआ। अगला डिसएडवांटेज की अगर बात करें तो डिसएडवांटेज की अगर बात करें तो इसमें इम्पीडेंस मैचिंग है वो क्या मिलता है, पुअर इम्पीडेंस मैचिंग होता है। मतलब इससे अगर हम इस हाई लोड रेजिस्टेंस वाले एम्पलीफायर को किसी लो इम्पीडेंस वाले किसी लोड से कनेक्ट करें तो इस एम्पलीफायर का पावर है वो कम्प्लीटली लोड से अगला, मतलब एम्पलीफायर से उस लोड में ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इसमें इम्पीडेंस मैचिंग है वो हमें नहीं मिल पाता है। क्लियर हुआ। आरसी कपल्ड एम्पलीफायर के केस में क्या होता है, वोल्टेज गेन है वो लो मिलता है। वोल्टेज गेन एज वेल एज पावर गेन की वैल्यू क्या होती है, लो। पावर गेन वोल्टेज गेन लो क्यों होता है, क्योंकि इसमें लोडिंग इफेक्ट जैसा फिनोमेना होता है। लोडिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है, फर्स्ट स्टेज के नेक्स्ट स्टेज की लो इनपुट इम्पीडेंस है वो प्रीवियस स्टेज की टोटल लोड इम्पीडेंस को क्या कर देता है, लो कर देता है। लोड इम्पीडेंस की वैल्यू कम होने के कारण उस लोड के क्रॉस डेवलप्ड वोल्टेज की वैल्यू कम हो जाती है। डेवलप्ड वोल्टेज कम होने से कंप्लीट एम्पलीफायर की गेन है वो क्या, कम हो जाता है। तो लोडिंग इफेक्ट फिनोमेना के कारण इसमें वोल्टेज गेन एज वेल एज पावर गेन की वैल्यू लो मिलता है, ये इसका डिसएडवांटेज। दूसरा डिसएडवांटेज इसमें इम्पीडेंस मैचिंग है वो क्या होता है, पुअर होता है, ये इसका क्या है, दूसरा डिसएडवांटेज। अगर हम इसकी एप्लीकेशंस की अगर बात करें तो आरसी कपल्ड मल्टी स्टेज एम्पलीफायर का यूज़ हम आइडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफिकेशन पर्पस के लिए करते हैं। आइडियो फ्रीक्वेंसी रेंज की सिग्नल्स की वोल्टेज एम्पलीफिकेशन के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। क्लियर हुआ। तो आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हुआ तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।